वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त है, हम जमाने के सताए हुए लोग। आप कभी किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करें, जिसकी आजकल बड़ी मीम्स बन रही थी जब महंगाई का जिक्र हो रहा था कि आप एमी शोर मचा रहे हैं, महंगाई असल में वेस्ट में है। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी या जो आपके रिश्तेदार मुल्क से बाहर रहते हैं वो अक्सर आपको ये यकीन दिलाएंगे कि आप देखें जी जबरदस्त शाहाना शान जिंदगी गुजार रहे हैं, शहनशाहों वाली, क्योंकि एक मेड आपको किचन में हेल्प के लिए मिल जाती है, ड्राइवर आपको मिल जाता है, माली आपको मिल जाता है। ये वो आसाइशें हैं जो मुल्क से बाहर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जहां जहां इन लोगों के आपके साथ होने की सहूलत है, अब वक्त बदल रहा है, वो मुरव्वत वो खुलूस का जमाना नहीं रहा। लोग सिर्फ और सिर्फ जरूरत के तहत बाहर नहीं निकलते, बल्कि इनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद किसी गिरोह का हिस्सा हों। हमने अभी हाल ही में देखा है जितनी वारदातें होती हैं, अगर आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, और चले वारदातों को छोड़ भी दीजिए, कोई शख्स जब नया नया अपना देहात अपना कस्बा छोड़कर शहर में काम करने आता है तो शायद जरूरत के तहत आता है, या वो बहुत मासूम या भोला होता है, अभी शहर का रंग उस पर चढ़ा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, घाट घाट का पानी पी लेता है, 3-4 जगह काम कर लेता है, और शायद लोगों की सितम जरीफी भी देख लेता है। शुक्र हो सकता है शुरू में बहुत खुलूस से बहुत दिल से काम करता हो, लेकिन यकायक ये पता चला कि भाई खुलूस की कोई अहमियत नहीं है। एक बुरा बॉस आपको बिगाड़ सकता है, एक बुरा घराना आपको बिगाड़ सकता है, तो उसके बाद आपके अतवार भी बदलते हैं। तो ये बड़ा एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें देखना चाहेंगे कि किस तरह आपके जो मुलाजमीन हैं उनका आपसे क्या रवैया है, कहाँ हम गलती पे हैं, उनके साथ ज्यादती कर जाते हैं, और कहाँ वो हमारी नरम दिली का फायदा उठा लेते हैं। कौन सी वो चीजें हैं जो मोहतात रहने के लिए आपको जरूर देखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनको बहाने बड़े अच्छे बनाने आते हैं, इनके यहाँ हर वक्त कोई ना कोई एक ऐसा किस्सा होता है जिसकी वजह से आपका दिल पसीज जाता है और आप उनके हाथ में कोई भी रकम रख देते हैं, उनकी अपनी तनख्वाह के अलावा भी। लेकिन फिर दूसरी तरफ देखें तो आप ही उनका सेफ्टी नेट है। यकायक अगर एक इंसान पे कोई माली मुश्किल पड़ती है, कोई उसकी तबीयत खराब होती है और यकायक उसको किसी ऑपरेशन की या डॉक्टर की तिब्बी इमदाद की जरूरत है, तो आप ही तो हैं जिसकी तरफ वो नजर उठा के देखेगा। लेकिन बहरहाल जब हमने लोगों से इस बारे में राय ली कि क्या आपको लगता है कि मुलाजमीन मुखलिस होते हैं, उनका रवैया कैसा है, क्या वो काबिल एतबार हैं या नहीं, तो आइए देखें लोगों ने क्या कहा। हम काम पे रखते हैं, जो भी मुलाजमीन हमारे घर पे काम करते हैं या हमारे दफ्तरों में काम करते हैं, वो उनका पूरा एक बैकग्राउंड चेक, एक रेफरेंस चेक होना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। और दूसरी चीज़ हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम अगर अपने घर पे कोई काम करवा रहे हैं या कि किसी को अपने घर पे कोई मासी है या कोई मुलाजिम काम कर रहा है, तो उसके सामने अपनी पर्सनल चीज़ें, अपने घर के मामला शेयर ना करें। आजकल किसी और पे भरोसा करना इस जमाने में वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई घर में बीमार है या काम काज नहीं कर सकता तो हायर करें, वो भी आसपास इंक्वायरी करने के बाद। मैं यही एडवाइस दूंगी कि एटलीस्ट सब पे भरोसा करने के बजाय ये काम आप खुद करें, और एटलीस्ट हम काम खुद करेंगे तो एक्टिव भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। सिस्टम यही बन गया है, इसलिए हम लोगों की एक मजबूरी है, लेकिन इसके लिए एहतियात करनी चाहिए, सनक टिकट वगैरह लेना चाहिए, किसी की जानने वाली हो तो उसको रखना चाहिए, और किसी के बारे में या कोई इम्पोर्टेंट बात इन लोगों के सामने ना की जाए, इनको सिर्फ काम की हद तक रखा जाए, उन पे थोड़ी नजर भी रखी जाए ताकि वो कोई चोरी चकारी का कोई भी मामला पेश ना आए। वेलकम बैक। जी जनाब, तो आपने देखा कि लोगों की राय इस हवाले से क्या है। बैकग्राउंड चेक बहुत जरूरी है। किसी शख्स को आप अपने घर के अंदर दावत दे रहे हैं, अपने बच्चों पे उनको एक तरह से जिम्मेदारी दे रहे हैं, हो सकता है कभी आप घर में ना हो या आप उस कमरे में ना हो जहां वो काम कर रहे हैं, तो ये रिश्ता एतबार का है। इस एतबार को कायम करने के लिए उस बारे में पता या कोई रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। आइए इस हवाले से बात करते हैं। आज जबरदस्त हमारे पास पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट और हम सब की बहुत ही प्यारी आलिया भाभी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आलिया भाभी फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा क्योंकि कार्रवाई, वारदातें, वेरिफिकेशन, इन सब के कानूनी मसाइल भी हैं, तो हमने आज दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नवीद साहब जो हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और फिर क्योंकि एक बॉस का और मुलाजिम का रिश्ता भी है जिसके अपने डायनामिक्स हैं, क्योंकि कंपैरिजन भी आता है। किसी शख्स को जब आप अपने घर के अंदर दावत दे रहे हैं तो वो अपने फिल्टर्स के साथ आ रहा है, वो अपने घर में अपने घर वालों का क्या रवैया देखता है, फिर आपकी आसाइशों को कैसे देखता है। एक कम उम्र मुलाजिम अगर आपने घर में रखा हुआ है तो उसकी नफ्सियात के साथ क्या हो रहा है, इस पहलू को भी उजागर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़ैनब नैयर साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़ैनब फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग एज वेल। सबसे पहले अगर ख्वाजा साहब आप ही से शुरुआत करूं, क्योंकि वॉक्स पॉप में कई लोगों ने कहा कि किसी भी मुलाजिम को घर में रखते हुए
لے اس سے پہلے آپ یقیناً اس کی ویریفیکیشن کروائیں. کئی سوسائٹیز جو گیٹڈ سوسائٹیز ہیں اس میں تو آپ کو اپنے ڈرائیور کا, اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کا آئیڈینٹی کارڈ بنانا پڑتا ہے, تو کچھ قدغن ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پہ آپ گلی محلوں میں دیکھیں, ہمارے گھر میں جو بھی کام کرنے والی ملازمہ ہے اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی, لیکن پورے گھر کا ہم اس کو ایکسس دیتے ہیں. اس کو کس طرح ہم حل کریں؟ بس یہ جو چل رہا ہے سلسلہ ٹرسٹ پہ, زیادہ تر لوگ اچھے ہوتے ہیں, اور وہ جیسے بتایا بھی کسی نے گفتگو میں کہ کسی کی معرفت ہی رکھے جاتے ہیں. کوئی پرانی ماسی لے آتی ہے کہ بھئی یہ میری بھانجی ہے, اس کو رکھ لو, یہ بھی گاؤں سے آئے ہیں, ان کو رکھ لو. لیکن یہ بہت بڑا رسک ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کا میسج بھی چل رہا ہے کہ کوئی خاتون نے بتایا کہ انہوں نے ایک عورت رکھی ڈیفینس میں, لڑکی تھی ٹین ایجر, کہنے لگی کھانا پکانے کے لیے پہلے دن اس نے بڑا عمدہ کھانا پکایا, اور اس کے بعد پھر اس نے شام کو چائے دی, اس میں پتہ نہیں کیا ملا دیا, وہ ان کا ہسبینڈ دونوں بے ہوش ہو گئے, اور اس کے بعد وہ پورا صفایا کر کے چلی گئی, اور ان کے پاس اس کے کوئی ویئر اباؤٹس بھی نہیں ہے. انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس کی فوٹو لگائی بھی ہے کہ بھئی کسی کوئی بھی اس کو دیکھے تو وہ پھر ہمیں اطلاع دے. اچھا, یہ ویریفیکیشن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس ایسا ہونا چاہیے. انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا ڈیٹا بیس نہیں ہے جہاں آپ رپورٹ کر سکیں. بالکل صحیح, یہی بات اگر سوشل میڈیا پہ تصویریں لگا رہی ہے عورت, جی, لیکن دیکھیں جو اگلا اس کو ہائر کرنے والا شخص ہے, کیا اس تک یہ اطلاع پہنچتی بھی ہے, کیا وہ سوشل میڈیا کی وہ پوسٹ دیکھتا بھی ہے, یہ سب چیزیں اٹس اپ ان دی ایئر. آپ کے پاس آنا چاہوں گی زینب, مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا ایک ٹین ایج ایڈولسنٹ بچیوں کا, اب کئی بڑی تکلیف دہ اور بڑی پریشان کن ریالٹیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. میں نے خود ایک نوٹس کیا کہ اسی طرح ایک ملازمہ گھر میں رکھی تھی جس کی والدہ نے اس کو رکھوایا کھلے کام کے لیے کہ تھوڑے 2-3 گھنٹے وہ آئے گی, برتن وغیرہ دھوئے گی, واپس چلی جائے گی, اور اس کی مدر کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ بچی کے پاس ایک موبائل فون ہے جو پتہ نہیں اس کے پاس کہاں سے آیا. وہ کام جلدی ختم کر کے ہمارے گھر سے چلی جاتی تھی, پتہ نہیں کس سے جا کے ملتی تھی, کسی پارک میں جا کر بیٹھتی تھی, اور اس کے بعد ایک دفعہ اس کی والدہ اس کو شام ڈھلے ڈھونڈتی بھی آئی, اور انہوں نے کہا کہ بچے ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہے, اور ہمارے بھی علم میں نہیں تھا کیونکہ وہ اپنا کام کر کے تو جا چکی تھی. تو یہ جو نئی قسم کی ہم اس کے اندر انٹرونشنز دیکھ رہے ہیں کہ ٹرسٹ کے ساتھ آپ نے کسی کو گھر میں آنے دیا, اس کے گھر والوں نے بھی ٹرسٹ کے ساتھ آپ کے گھر میں اس کو کام کرنے کے لیے بھیجا, لیکن بیچ میں جو یہ نئے لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی زینب؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بچی جس طرح ہمیں پتہ نہیں لگ رہا, کیونکہ انہوں نے تو ہمارے اوپر ایک قسم کی ذمہ داری چھوڑ دی, ہمارے اوپر بھی نام آ سکتا ہے. تو ہم لوگ جس طرح پہلے بھی ادھر مینشن ہوا تھا کہ بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے, ٹھیک ہے, ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے, ادھر ان کے ایون ان کے نیبرہڈ سے بات کی جائے کہ یہ لوگ کس طرح کے, تو اس سے بھی کافی زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں. صحیح. اور آپ یہ کیا کہیں گی, یعنی یہ بچیاں جو لڑکپن میں گھروں میں ملازمتیں کر رہی ہیں, ظاہر سی بات ہے یہ لائف کا بھی ایک فیز ہے, وہ بھی ایڈولسنس ہیں, ان کے ذہن پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ایک ٹین ایج بچی ہے, وہ پڑھائی بھی کر رہی ہے, وہ فیشن بھی کر رہی ہے, آپ نے اس کو تمام طرح آسائشیں دی, تو کہیں نہ کہیں کمپیریزن آتا ہے ان کے ذہنوں میں, یا ان کے فیلنگز میں جیلسی آتی ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل آتی ہے, بالکل بہت زیادہ آتی ہے, اور وہ کما کر آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس اماؤنٹ کو کہاں یوز کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنے کی ضرورت ہے, ادھر ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بھی رکھیں, اور اگر آپ کے پاس اس طرح, ویسے تو پہلی بات ہے کہ اگر اس طرح کوئی ٹین ایج کے اندر بچی آ رہی ہے تو آپ اس کو نہ ہی رکھیں. یہ چائلڈ لیبر, یہ بھی بچے ہی ہیں, بھی ذہن سے بچے ہیں, ویسے بچے ہیں, اور یقیناً یہ اتنے پختہ ذہن نہیں ہے. عالیہ بھابی کیا کہیں گی؟ کئی ہم نے کہا کہ اب ان کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے, کبھی کبھار ان کے پاس نسوار اور گٹکا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازمہ ہے یا کوئی ڈرائیور ہے جو اس طرح کی کسی چیز کا استعمال کرتا ہے, یا تو اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے یا نسوار لیتا ہے, تو پھر کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ ایسے شخص کو فوری طور پہ نکال دیں, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ ان کو آسانیاں دیں گے, ان کو ان کی مرضی پر چلنے دیں گے, چاہے وہ نسوار ہے, گٹکا ہے, یا اس سے اور بھی کچھ بڑھ کر ہے, یا لڑکیاں ہیں, اب ان کے پاس ینگ بچیاں ہیں, اور میں نے دیکھا ہے ہر دوسری بچی کے پاس موبائل فون ہے, اور میں نے گھر والوں کو بھی دیکھا ہے کہ اپنی بچی کو تو پھر بھی چیک اینڈ بیلنس وہ کرتے ہیں, انہیں کرنا پڑتا ہے, لیکن ان بچیوں کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے. یعنی اگر یہ 1 گھنٹہ کام کریں گی تو 3 گھنٹہ یہ بات کرتی ہیں. میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے, ظاہر ہے جہاں جہاں میرا جانا ہوتا ہے, وہ بچیاں جس
जिस अंदाज में बात कर रही होती हैं फोन पे, जाहिर है अब मेरी उम्र है, मेरी नजर है, मुझे बिल्कुल अंदाजा हो रहा होता है कि ये बच्ची सही जगह बात नहीं कर रही, उसका शर्माना, उसका ब्लश करना मुझे अंदाजा हो रहा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, चल रहा होता है। लेकिन जब मैंने खातून से जिनके घर थी, मैंने उनको, हालांकि मुझे मालूम है कि उन्हें भी पता होगा, वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, फिर भी मैंने फर्ज समझा कि मैंने कहूँ कि किसी के घर की इज्जत है, आपके पास ही सब कुछ करिए, अपनी बेटी की तरह इसको चेक करें। उन्होंने कहा मैं चेक अगर करूंगी, इसको मैं कुछ कहूंगी तो ये काम छोड़कर चली जाएगी। तो सिर्फ इसलिए कि घर का काम चलता रहे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्ची उनके घर में रहकर क्या कर रही है, इखलाकी हरकत है, गैर इखलाकी। हर शख्स मीन हो गया है, काम करने वाला भी, काम लेने वाला भी। अच्छा, इसमें एक और एंगल लेके आएंगे आलिया भाभी कि अगर आपके अपने घर में, जैसे ये मिक्स जेंडर की बात की जाती है ना, कि अगर आपने एक यंग ड्राइवर रखा है, आपके घर में खुद टीनेज या जवान बच्चियां हैं, लाइकवाइज अगर आपके घर में एक टीनेज मुलाजमा काम कर रही है और आपके घर में मर्द हैं, आपके बेटे हैं, तब आपकी नजर किन किन चीजों पे होनी चाहिए? बड़ा अहम सवाल होगा, लेकिन एक कॉलर पहले हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अकरम कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाजा साहब आपको भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे आज के मौजू पे? देखें, सबसे पहली गलती हम खुद करते हैं, किसी नाबालिग को तो कानूनी रखने का हक किसी को भी नहीं है। सही। दूसरी बात है, तस्वीर लें, शनाख्ती कार्ड लें, उसका अंगूठा लगाएं और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। आपके घर के जितने राज फाश होते हैं, एजेंसियां सुने, अदारे, वो सारे के सारे इन घर के मुलाजमों से हासिल करते हैं। घर के मुलाजमों से आपका राज फाश होता है, सारे यहाँ से हासिल करते हैं। ये बाज अदारों के लोग भी होते हैं। तो लिहाजा आप मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जाके जो ला के आपको दे, उसका इंदराज भी कराएं, उस बच्चे का भी कराएं, सबका कराएं। ये इंतहाई रिस्क है और इसके अंदर आपके खुद भी एक्सपोज होने की बात होती है ना। अगर तो कोई ऐसा शख्स आप मुलाजमत पे रख रहे हैं जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, इसका मतलब है वो अंडर एज है, तो अंडर एज बच्चे को तो आपने वैसे ही नहीं रखना, तो आपकी दोनों तरफ से चेक एंड बैलेंस हो जाता है। यही तो हम जुर्म करते हैं कि मतलब एक बच्चे को रख के अपना काम तो निकलाते हैं, जब वो हमारे साथ बर्दाश्त करता है तो फिर उसका नतीजा हम सारे भुगते हैं। बिल्कुल उसका इखलाक क्या, उसका किरदार क्या, हमारे अंदर से क्या चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, लेकिन इसमें हमारा यकीनन ये मकसद नहीं है कि आपका एक इमेज बड़ा नेगेटिव हो जाए। ये वो एहतियाती चीजें जो आपको करनी जरूर चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि हम घर में रखने वाले जिस मुलाजिम को हम रख रहे हैं उसको शक की निगाह से देखें। कभी कभार इनके साथ भी तो ज्यादती करते हैं, यानी ज्यादती करने वाले वो घर के लोग होते हैं जिन्होंने इनको मुलाजमत पे रखा है। आपको लगता है कि इन मुलाजमों की कोई सुनवाई होती है अगर इनके साथ कोई ज्यादती हो? बेशक इनके पैसे मार लिए जाएं, इन पे बेजा अगर तशद्दुद किया जाए या किसी और निस्बत की कोई अगर गहरी कार्रवाई इनके साथ हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि इनकी कोई सुनवाई होती है? नहीं सिद्रा, ये आजकल तो मीडिया का जमाना आ गया, ये लोग बड़े कॉन्शियस हैं, बहुत सीख गए हैं। ये तो सामने वाले की पूरी इज्जत उतार के रख देते हैं मिनटों सेकंडों में। अच्छा, एक और आपको चीज बताऊं, ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से जो मेरा एक क्लाइंट भी भुगत चुका है, ये जो टीन एजर लड़कियां हैं जी, तो बाथ आइलैंड में मेरा एक दोस्त था, बड़ा पैसे वाला आदमी था, 50 साल से ऊपर उसकी उम्र थी जी। उसके यहाँ एक वो फैसलाबाद से लड़कियां लाते हैं, वहां रहती हैं, उसके घर से वो लड़की भाग गई। उसके घर वाले जुलूस बना के रोज शाम को उसके घर में आके शोर मचाते थे, फिर वो जुलूस बना के थाने चले जाते थे। थाने वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब उन्होंने वो मेरे दोस्त को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं उसके लिए थाने गया उसके साथ, मैंने कहा भाई ये बहुत शरीफ आदमी है, मैं इसको बड़े अरसे से जानता हूँ और बड़ा बिजनेसमैन है। तो मुझे ASI कहता है ख्वाजा साहब आप बड़े भोले आदमी हैं, आपको पता नहीं है ये इस तरह के बुड्ढों ने इधर फ्लैट लिए हुए हैं, ये लड़की वहां रखी भी होगी, इसके पास होगी। अरे मैंने कहा यार इसकी अपनी 3 बेटियां हैं, ये बहुत शरीफ आदमी है। सिदरा, मुझे उस बंदे की जान छुड़ाने में 1.5 साल लगा और वो कुदरती तौर पे पता चला कि 3 बंगले अवे एक कोई ड्राइवर था उसके साथ मुजफ्फराबाद भाग गई। वो कहता है हमें पता ही नहीं कि कब उसको मिली है। लेकिन ख्वाजा साहब, ये जो आपने ASI की तरफ से बात सुनी थी कि ऐसा भी हो रहा है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम ड्रामों का प्लॉट आजकल यही चल रहा है कि घर में जो मुलाजमत करने आती है उसकी फिर इवेंचुअली या तो कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो दूसरी बीवी बन जाती है या घर तोड़वा देती है। इसमें कितनी हकीकत है? क्या वाकई ये हमारे माशरे की अक्कासी कर रहा है? इस पे बात करते हैं। ये वो ASI जो था जी,
जी जनाब आली, वेलकम बैक। मतलब की दुनिया है और यकीनन लोग कहते हैं कि अपनी औलाद को तो आप 2-3 दफा मार पटक लेते हैं, लेकिन बेहतरीन रवैया आप अपनी मासी के लिए बचाकर रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर इसने काम छोड़ दिया तो वक्ती तौर पे ही सही बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कौन कौन सी चीजें हमें इनकी बर्दाश्त करनी पड़ती है? एक वक्त था लोग कहते थे कि अगर आपके घर में कोई आया है तो खुलूस और प्यार से आया है, वो काम को सीखेगा। लेकिन आप मुझे कॉल करके बताइए कि क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि अब जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वक्त ऐसा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है। जब तक आप उनको तनख्वाह के अलावा भी कपड़ा लत्था, उनकी किसी मुश्किल में हाथ में आप 100-50 रखते रहें तो वो सही आपके साथ चलेंगे। जैसे ही ये सिलसिला खत्म हुआ तो फिर आपको छोड़ते हुए और अपनी नजर बदलते हुए उनको टाइम नहीं लगेगा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, मैं आपका प्रोग्राम बड़े इनामात से सुन रहा था जी, तो 2-3 पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। एक तो मैम ये कि ये जो इखलाकी बीमारियां जिनका आप तस्करा कर रही हैं अपने प्रोग्राम में जी, और अक्सर जिक्र होते भी रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोग इतने ज्यादा ईमानदार नहीं है, जबकि बाहर बहुत ज्यादा ईमानदार हैं। उसकी बुनियादी वजह माशी जो हालात हैं वो होते हैं। मतलब आप किसी 15,000 कमाने वाले को आप जितनी मर्जी तलकीन कर दें चीजों की और उनको जो भी मर्जी बातें बता दें, लेकिन उसके पास जो कि पैसे की कमी है, लिहाजा वो उसको जब मौका मिलेगा वो जब चीजों को लेफ्ट राइट करेगा। लेकिन भाई एक मुझे बात बताएं, आपकी बात में वजन है, लेकिन मुझे बताएं कि जब दो लोगों के बीच में एक मुआहदा होता है ना, अगर आपने किसी को काम पे रखा, आपने उसकी तनख्वाह डिसाइड की कि मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा मिसाल के तौर पे घर की साफ सफाई करने में, लेकिन आपने भी ये इस्तिलाह सुनी होगी कि हम बार बार कहते हैं कि यार जहां मैंने मासी पे से नजर हटाई, मुलाजमा के काम करने से नजर हटाई, उसने जी फौरन डंडी मारी है। अब डंडी मारना क्या होता है? यानी झाड़ू देना है तो आप क्यों नहीं चीजों को हटा के झाड़ू दे रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इसका दूसरा पहलू भी है कि जो मुलाजमीन के साथ सलूक होता है घरों के अंदर, मारपीट से लेकर उनके साथ जिस तरह की ज्यादतियां घरों के अंदर आए दिन सुनने को आती हैं, अखबारों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी एक अलग पहलू है कि हम मुलाजमीन के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, उनके साथ किस तरह का सलूक करते हैं कि उनको कम अब 3-4 हज़ार रुपए में हमारे यहाँ अच्छे घरानों में लोग सुबह से लेकर शाम तक मुलाजमीन से काम ले रहे हैं, और बुखार में भी अगर वो छुट्टी कर रहा है तो उसके पैसे काट रहे हैं। भाई मैं बताऊं, वैसे ये जमाना शहरों में तो चला गया। इस वक्त कोई 3-4 हजार में कोई मुलाजमा कहीं काम नहीं कर रही। 20 से 25 हजार आपसे कम से कम ड्राइवर ले रहा है, जो हो सकता है सिर्फ 6 घंटे की आपके यहाँ नौकरी कर रहा हो। लेकिन आपके कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ताली दोनों हाथों से बचती है। यकीनन हम ये भी देखते हैं कि इनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन हर घर में नहीं हो रही। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ज़ैनब मुझे ये बताइए कि जो भी बात हो रही थी कि घर की मुलाजमा के साथ ही जो मर्द यानी सरबराह है फैमिली के, उनका चक्कर चल जाना, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना, ये हम अक्सर ड्रामों के मौजुआत में देख रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत है, इसमें बहुत ज्यादा हकीकत है। हम लोग देख रहे होते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली अगर वर्किंग लेडी हो, वो घर से बाहर जा रही है, वो इस चीज के मामले में सही तरह से नजर नहीं रखती, तो फिर ये हम लोगों को वाकया देखने में बहुत ज्यादा मिलते हैं। और सिर्फ उनके हस्बैंड नहीं बल्कि बेटे भी, क्योंकि वो भी छोटे ही होते हैं लड़के, ठीक है, अपनी टीन एज के अंदर अपनी से बड़ी औरतों के साथ भी वो इस तरह कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई अफेयर वगैरह डेवलप हो जाए उनका। तो और ये बड़ी तशवीशनाक बात है, बिकॉज जाहिर सी बात है इस तरह के रिश्तों का बहुत ही शाज़ो नादिर ही होता है कि वो किसी शादी में कन्वर्ट हो। आलिया भाभी क्या कहेंगी? दिस इज मोस्टली लाइक अ फ्लिंग थिंग हैपनिंग। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अभी हम कह रहे थे ना कि जवान बच्चियां हों या एज वाले हों, अगर आपने नौकरों पर नजर नहीं रखी, काम करने वालों पर, इज्जत सबका हक है, आप सबको दीजिए, लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है। जवान को रखेंगे तो ये इश्यूज हो जाएंगे, और अगर वो उम्र में ज्यादा हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स क्या करते हैं वो उस तरह की फैसिलिटीज घर के बच्चों को दे देते हैं। अगर माँ बाप काम पर हैं और घर में मौजूद नहीं है तो उन्हें चाहे नशा लाकर देना है लड़कों को, या और इस किस्म की कोई एक्टिविटीज हैं, या बच्ची किसी ऐसे, हम ये समझ रहे हैं कि ड्राइवर के साथ भेजा है, लेकिन वो अगर ड्राइवर की उस बच्ची की कोई अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई है कि चाहे वो किसी दोस्त के घर जाना चाहे, चाहे वो उस जगह जाना चाहे जहां हम नहीं भेजना चाहते, तो वो उसको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। और रिटर्न में जो एक चीज है जो सबको चाहिए वो है पैसा, यानी वो ऐसी एक्टिविटीज क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं। अभी
अभी हमने नूर मुकद्दम की भी उसमें देखा था कि गेट कीपर जो था वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा था जब वो भागते हुए आई, तो वो भी इन्वॉल्व था। तो ये जो इस किस्म के हमारे नौकर होते हैं ये भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर रहे होते हैं उन गुनाहों में। लेकिन क्योंकि घर टूटने की तकलीफ हमें सबसे ज्यादा होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस किस्म के चक्कर चल रहे होते हैं और वो बाकायदा बराबरी करते हो। कई दफा हम लोग अपने कपड़े इन लोगों को देते हैं, बहुत मोहब्बत से भी देते हैं, सोचते हैं हमने इस्तेमाल कर लिया, ये खुश होकर इस्तेमाल करेंगी, लेकिन वो कपड़े पहनने के बाद उन्हें लगता है कि बाजी तो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी इन कपड़ों में, मैं इसकी ज्यादा हकदार हूं, मैं ज्यादा खूबसूरत लग रही हूं। और फिर जिन जराए से कपड़े आ सकते हैं या ये मेरे शौक पूरे हो सकते हैं, वो जराए मैं किस तरह से ले लूं। जो बाजी नौकरी करती है वो बेचारी तो वहां की टेंशन भी देखती होगी, घर आके बच्चे भी देखती होगी और उसके जहन में चीजें नहीं होंगी। लेकिन जो आपके घर में उस वक्त अच्छी मासियां मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ उनकी बात करें जैसा काम करती है कि उसके जहन में नेगेटिविटी है, तो 24 घंटे प्लान कर रही है, घर का नौकर, घर का भेदी लंका खाए। देखिए जो घर की मासी, एक बात और बता दूं, उसके पास एक और बहुत बेहतरीन चीज होती है कि वो 24 घंटे आपके घर के हर शख्स को मॉनिटर कर रही होती है। मॉनिटर के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो आपकी सारी प्रिवेसी नहीं है आपकी, आप लाख समझें कि हम एक बंद कमरे में बात कर रहे हैं, सुनगुन आपकी बॉडी लैंग्वेज, कई दफा अगर आपकी आवाज का वॉल्यूम बढ़ता है तो इनको सब कुछ पता होता है कि आपके घर में क्या हो रहा है। ख्वाजा साहब एक बड़े अहम पहलू पे बात करना चाहेंगे। अभी तो हम टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स या एडल्ट्स की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अक्सर ये भी देखने में आया है कि छोटे यानी अच्छे खासे अमीर कबीर घरों में जो बच्चे अपने ही घर की चारदीवारी में हरासा हो रहे हैं वो भी इन्हीं मुलाजमीन की वजह से, क्योंकि इनका एक्सेस है और शायद घर में कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है, आपका इस पे क्या तजुर्बा है? इसमें यह है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप है। सही। अपने बच्चे के साथ उसकी ट्रेनिंग करें कि शाम को वो आपको पूरे दिन की रुदात सुनाए, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो। आप उससे पूरी कहानी पूछें, आज क्या हुआ, फिर क्या किया, फिर फलां ने क्या कहा, उसके दोस्तों के बारे में भी पूछें। घर में ही जरूरी नहीं है, घर के बाहर दोस्त भी ऐसे गलत घरानों से आ जाते हैं जो बच्चों के साथ अब्यूज करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे से पूरा पूछना चाहिए कि ये क्या, स्कूलों में टीचर भी जो है वो भी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। सही। तो बच्चे को ये उसका हौसला बढ़वाएं 3-4 साल की उम्र से, जब से वो बात करना शुरू करता है कि वो आपसे हर बात बताए रात को। आपको लगता है ख्वाजा साहब कि अगर आप अपने बच्चे के लिए नैनी ला रहे हैं या उसका एक अलोन टाइम ऐसे मुलाजमीन के साथ है तो घरों में हमें कैमरा जरूर लगाना चाहिए? लाजमी कैमरे आजकल हर घर में लगे हुए हैं और वो बच्चे पेरेंट्स जब पार्टी पे जाते हैं कैमरा सेट करके जाते हैं और नौकरानी को वो बाकायदा इंस्ट्रक्शन होती है कि वो कैमरे के सामने रहे और वो 2-4 मिनट कैमरे के सामने से गायब हो तो फौरन बाजी का फोन आ जाता है कि तुम कहाँ हो, नजर नहीं आ रही। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, कैमरा रखना चाहिए ताकि पूरे तो हमारा डर हो ना हो, एक डर होता है मुलाजमीन के ऊपर कि उनको देखा जा रहा है, उनकी फुटेज बन रही है, तो शायद एक चेक इन बैलेंस होता है। जैसे आप, हाँ, कैसे कई स्टोरों में लिखा हुआ होता है कैमरे की आंख आपको देख रही होती है, देख रही है। वो शॉप लिफ्टर्स के लिए रखते हैं कि शॉप लिफ्टर को पता हो कि अगर मैं कोई चीज उठा के जेब में डालूंगा तो कैमरे में आ जाऊंगा। इसी तरह उन नौकरों को पता हो कि बाजी कैमरे में देख रही है और मोबाइल फोन में आजकल कैमरा आ जाता है। बिल्कुल सही। बिल्कुल बड़ा ख्वाजा साहब एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, भाई भी बड़ा शौक से देखती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं बिलाल भट्ट बोल रहा हूँ फरगोदा से। जी बिलाल साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के बारे में? पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आपका टॉपिक बड़ा जेन्युइन है आज जी। कि मैं एक दिन बाल अपने ऑफिस आने के लिए बना रहा था जी। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई बाल सही लग रहे हैं? हाँ। तो उससे मेरी मासी कह रही थी कि बाल बिल्कुल सही लग रहे हैं। तो मेरी छोटी बेटी तो घर की थी, वो कहने लगी कि तुमसे पूछा है आपने क्यों बोला? हाँ। बच्चे भी ये फील करते हैं। सही। तो ये बड़ी आजकल एक हिम्मत हो गई है और ये बड़ा एक अजीब सा इशू हो गया है। और आप ये देखिए, हम जो शहर में रहते हैं हम नहीं सोचते कि लाहौर पंजाब जाएं जी, मगर इनका जिस मूड होता है ये कहती है हम कल से नहीं आएंगे, हम पंजाब जा रहे हैं। इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? हम लोग 70-80 हजार रुपए लाख भी कमाते हैं, हम लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि हम कब जाएं। बिल्कुल सही। मगर इनके पास हर वक्त मौजूद। बिलाल साहब, मैं जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो जबान दराजी है या एक तरह से बाउंड्री कोई क्रॉस किया ना आपकी मुलाजमा ने, तो उसके बाद रद्द अमल क्या था? इस बात को दरगुजर कर दिया गया, एक स्ट्रिक्ट किस्म की वार्निंग आपने दी, क्या आपका रिएक्शन था और आपने किस तरह इसको हैंडल किया? क्या वार्निंग थी? मेरी बच्ची ने उससे बोला जो अभी क्लास 1 में है कि तुमसे पूछा है क्या पापा ने? हाँ।
تو دیٹ واز ریئلی الارمنگ. میں حیران ہو گیا کہ بچے نے یہ فیل کر لیا کیونکہ وہ بھی اب ڈرامے دیکھ رہے ہیں, چیزیں دیکھ رہے ہیں, بالکل, کہ وہ اتنا پراپر اس نے ریئیکشن دیا. میں تو حیران ہو گیا. صحیح. تو یہ دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے کی بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے فیملی والے یا ہمارا رتبہ کیا چیز ہے. اچھا, اس میں بہت بہت شکریہ بلال صاحب کال کرنے کے لیے. ایک اور بڑا اہم پہلو ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ کانفیڈنس ضرور دیں. ہم اس کی تربیت میں ایک لحاظ کا. جی فرمائیے. ہاں, ایک بڑا مزے کا ہے. جی. ماسی نے باجی کو کہا کہ مجھے 10 دن کی چھٹی چاہیے. جی. تو باجی نے کہا کہ یہ 10 دن تک صاحب کے کپڑے کون استری کرے گا, صاحب کو کھانا کون دے گا, صاحب کو جوتے پالش کون کرے گا. باجی نے پوری لسٹ گنوا دی. تو ماسی نے کہا کہ ماسی میڈم اگر اجازت ہو تو میں صاحب کو ساتھ ہی لے جاؤں. کیسی باتیں کرتے ہیں خواجہ صاحب. سارا ہمارا جو سیریسنس ہے نا اس میں ہنس پڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں ہم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کافی دیر سے جی ایک کالر ہمارا انتظار کر رہے ہیں. آئیے سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام اسلم خان ہے. میں ایک اسپورٹس انجینئر ہوں اور میں اتفاق سے میں کام پہ جا رہا تھا تو جب میں نے ٹی وی آن کیا اور جو سبجیکٹ آپ لوگوں نے ٹی وی پہ چل رہا ہے بڑا زبردست پسند ہے. اس سے پہلے میں بیٹھ کر کے اسی پہ سوچ بچار کر رہا تھا. جی 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 فرمائیے سر, آپ کیا کہیں گے اس موضوع پہ؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک کمپنی ہے, میرے پاس ملازم وغیرہ ہے اور ان کے لیے میں یہ پلاننگ کر رہا تھا جی کہ میری جو بھی پروڈکشن ہو وہ میرے پاس ایک پارٹنر سپورٹ پہ ہو, ان کا میں کمیشن کروں تاکہ ان کی سیلری بڑھے. اس سے پہلے میں نے سیلری ان کی بڑھائی لیکن ان کی ایکٹیویٹی دن پر دن خرابی کی طرف, نالائکی وغیرہ, کام چوری وغیرہ. صحیح. تو میں نے یہ سوچا کہ کوئی سیلری نہیں بڑھا رہا کیونکہ سیلری بڑھانے سے ان پہ اثر نہیں ہوتا. جی. ان کی پرفارمنس کے اوپر ان کو میں کمیشن دوں گا تاکہ یہ اس شوق سے زیادہ خوشی سے یہ کام کریں اور ان کے گھر کے خرچے بھی پورے ہوں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں کہ جو سبجیکٹ آپ نے چھیڑ رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ میرا دل خوش ہو گیا. ایسے سبجیکٹ ہونے چاہیے. بالکل صحیح. حسن صاحب, یہ آپ کا اس پہ اور میں تھوڑا سا آئی وانٹ ٹو پک آن یور برین. جب آپ نے کہا کہ جو نالائکی ہے, کام چوری ہے, اس کو اگر ہم پرفارمنس بیس انسینٹیوز دیں, یہ آرگنائزیشنز میں تو کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ملازم ہے, ڈرائیور ہے, جو آ کے سچا جھوٹا بہانہ آپ سے کر رہا ہے کہ بھائی میرا مجھے جو نا پیسوں کی بہت ضرورت ہے, میری بچی بیمار ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اگر آپ اس چیز کو اس وقت پرفارمنس بیسڈ کریں تو آپ کو لگے گا کہ آپ بہت سنگدل انسان ہیں. اس کے ذہن میں بھی یہی جائے گا کہ اس نے مجبوری کے وقت مجھ سے کام نہیں کیا. اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, بہانہ ہے, ہم اپنے خلوص کی وجہ سے کئی دفعہ ایک بند گلی میں بڑھ جاتے ہیں کہ ایسی کوئی اگر آپ کے سامنے کوئی صدا لے کے آتا ہے تو بائی ڈیفالٹ آپ اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے ایک چیز شیئر کروں, اگر آپ مجھے چیز پہ بلائے تو میں 5 گھنٹے تک اس پہ میں نے اپنے تمام کاریگروں کو لاکھوں روپے قیمت میں کہ بچہ بیمار ہے, فلانا پریشان ہے, میں نے پلاٹ تک لے کے دیے, گھر بنا کے دیے, یہاں تک کہ اپنے کاریگروں کو دبئی بھی بھیجا ہے میں نے. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھر مخلص ہوتے ہیں, وہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کیا ان کے لیے؟ نہیں کرتے. اسی چیز کا دکھ ہوتا ہے. یقین کرے کہ ہر مہینے میں یہ بات نہیں کہ ہر مہینے میں اپنے ورکشاپ میں دیگے منگوا کے غریب بچوں کو کھلاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. لیکن میرے کو آج کل غریب کو آج کل ہمدردی کرتا ہے, میں ڈر لگتا ہے کہ یقین نہیں آتا کہ میں کس کے ساتھ کروں. جو اپنے بندے نیکی کر رہا ہوتا ہے مطلب خوف آتا ہے کہ اللہ میری نیکی ضائع نہ ہو جائے. سر یہی سارا اہم سوال ہے. ہم اللہ کی راہ میں نیکی کرتے ہیں لیکن پھر کہیں نہ کہیں کیونکہ انسان ہیں تو یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا شخص آپ کی ہوئی نیکی کا احساس کرے, آپ کے ساتھ خلوص سے پیش آئے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. زینب, یہ جو مس میچ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کرواہٹ کو بھر رہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ اچھا کیا لیکن پھر آگے سے ہمیں بدتمیزی ملی, آگے سے ہمیں بے وفائی ملی, آگے سے ہمیں دھوکہ ملا. تو ہم کیسے ثابت قدم رہیں اپنے اچھائی کے اوپر؟ اچھا, ادھر سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہیلپ وغیرہ ہم لوگ کر دیتے ہیں جی, تو اس کے اندر اکثر لوگ تو ایک تو بلیک میل کرنے لگ جاتے ہیں آپ کو. بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کرنے لگے, ہمارے برے وقت میں کام نہیں ہے. یہ پرابلمس جو ہوتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ آ رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں سے کیئرفل رہنا چاہیے کہ ان کی بلیک میلنگ کو نہ آپ لوگ خود سے جا کے ری ایشورنس لیں
لازمی بات ہے. بالکل صحیح ہے. عالیہ بھابی, اس پہ آپ کیا کہیں گی کہ جیسے بلیک میلنگ کا یہاں پہ ذکر ہوا, ہر دفعہ آپ کے لیے شاید ویریفائی کرنا ممکن نہ ہو, لیکن یہ جب دل چاہتا ہے, جیسے ابھی بلال صاحب نے بھی کال کر کے کہا تھا کہ جی مجھے پنجاب جانا ہے, آپ کو کوئی نوٹس نہیں دیا, 2 دن کے اندر اندر رفو چکر ہو گئے, اور 10 دن کا کہہ کے گئے تھے, 2 مہینے گزار کے آئے. ان کے وہ ورک ایتھکس بہت خراب ہیں, لیکن اگر آپ ان کو نوٹس دے دیں یا بغیر بتائے ان کو 10 دن پہلے بتا کر نکال دیں تو پھر آپ کے اوپر سنگدل ہونے کا الزام لگ جاتا ہے. غریب اپنی غربت سے کھیلتا ہے اور ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے اور ہمیں گلٹ میں ڈالتا ہے, اور اچھا انسان اگر سامنے والے کو تکلیف میں دیکھے تو گلٹ میں آ جاتا ہے. میں شیلٹر کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری خواتین جو ان لاوارث عورتوں اور بچوں کے لیے اگر کوئی سامان نکالتی ہیں گھر میں, وہ چاہتی ہیں کہ ادارے تک پہنچ جائے, تو فون پہ کہتی ہیں کہ جتنی جلدی ہو یہ سامان یہاں سے اٹھا لیجئے, کیونکہ اگر گھر میں کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہے جو میں نے کسی مجبور کو دینی ہے تو گھر کی ماسی, گھر کے نوکر مجھے اجازت نہیں دیتے. مقابلے بازی ہوتی ہے اور قاعدہ مقابلہ, اور اگر میں انہیں یہ پتا چل جائے کہ میں نے کوئی چیز کسی اور کو دے دی ہے تو یہ کام میں وہی جو ابھی آپ نے بولا کہ ڈنڈی مارتے ہیں, مجھے بلیک میل کرتے ہو, کہتے ہیں خدمت آپ وہی جیسے ہمارے کالر نے کہا کہ اس موضوع پہ ہم 5 گھنٹے بات کر سکتے ہیں, ہم اتنے دکھے ہوئے, اتنے ستائے ہوئے ہیں. یہ آپ نے بات بالکل 100% کی. ہم گھر اپنا تبدیل کر رہے تھے اور نقل مکانی کرتے ہوئے جو سامان ہم نے نکالنا تھا باقاعدہ میری امی نے وہ پرانے گھر میں چھوڑ دیا. اگلے دن وہاں کے محلے والوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی تھا اور ہمارے جتنے پرانے نوکر تھے وہ آپس میں دستوں گرباں ہو گئے کہ یہ فلانی چیز میں نے لے کے جانی ہے. سو دس از دا ریالٹی. بہت شکریہ عالیہ بھابی, خواجہ صاحب اور زینب کہ آپ ہمارے ساتھ